अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 10 और वीक नंबर 10 का लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था हिरारिकल इनहेरिटेंस। उसका कंसेप्ट हमने जाना। उसके बाद हमने हमने उसका सिंटैक्स देखा कि प्रोग्रामेटिकली उसका सिंटैक्स क्या है। उसके बाद हमने उसके ऊपर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व किया अपने डेफ सी प्लस प्लस में, और ये जानने की कोशिश की कि एक हायरार्की कैसे बन सकती है जब आप इनहेरिटेंस कर लेते हैं बहुत सारी क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। लेट्स सी, इस लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह अक्सर डिस्कस होता है। टॉपिक है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस एक ऐसी इनहेरिटेंस है जिसमें आपको एक हाइब्रिड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आप कर चुके होंगे। जब आप इनहेरिटेंस करते हैं क्लासेस में, डिफरेंट क्लासेस के अंदर, तो आपका जो इनहेरिटेंस है उसमें मतलब एक से ज़्यादा टाइप्स के इनहेरिटेंस आप उसको मिक्स कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ वो अगले स्लाइड में आपको मैं समझा देता हूँ, लेकिन इसका हम सिंटैक्स देखेंगे और उसके बाद फिर हम इसका प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल समझेंगे। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने कंसंट्रेट भी करना है। एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर, हम उसको डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं। इसको और भी नाम है लेकिन वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहले हमने प्रॉब्लम को समझना होगा और उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा कि इस हाइब्रिड इनहेरिटेंस में उस प्रॉब्लम को, जो जिसे हम लोग डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास एक ऐसी इनहेरिटेंस होगी जिसमें हाइब्रिड मॉडल सब बनेगा आपका। मसलन इसका क्या मतलब हुआ, लेट्स से इसको पहले पढ़ते हैं फिर फिगर से आपको समझाते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज अ कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा हमने इनहेरिटेंस के टाइप्स को कंबाइन करना है। मसलन अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं वो है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, और उसके बाद हमने मल्टी लेवल का पढ़ा, और फिर हमने लास्ट लेक्चर में हायरार्किकल इनहेरिटेंस पढ़ा। तो इन सब को या इनमें से दो या तीन को हम कंबाइन करके जो एक इनहेरिटेंस आपको एक जनरेट होके मिलेगी, एक मॉडल आपको बनेगा, वो आपका हाइब्रिड सा बन जाएगा। न वो सिंगल होगा, न मल्टी होगा, न मल्टी लेवल होगा, हाइब्रिड टाइप का होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट क्लास रिलेशनशिप that follows the multiple and hierarchical inheritance both can be called hybrid inheritance। जैसे कि यहाँ पर इन लोगों ने बताया कि हमारे पास मल्टीपल और हेरारिकल इनहेरिटेंस हो सकता है इसमें अंदर। जो फिगर आपको नज़र आ रही है, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए, ज़रूरी नहीं कि आप एग्जैक्टली इसी तरह की हो, लेकिन आपने इस तरह इनहेरिटेंस किया होगा कि उसमें सिंगल, मल्टीपल और मल्टी लेवल सारे जो हैं वो ऑलमोस्ट इन्वॉल्व होंगे। तो उसमें से मैंने एक शेप इस तरह करके बनाया। लेट से कि हमारे पास एक क्लास ए है, उसको इनहेरिट किया दो क्लासेस ने, ठीक है। तो क्लास बी ने और क्लास सी ने। इसी तरह क्लास बी को फिर डी ने इनहेरिट किया और क्लास डी ने सी को भी इनहेरिट किया। तो अगर आप इस साइड पे देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, इस साइड पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज़ किया है। ए को बी के अंदर और बी को डी के अंदर इनहेरिट किया। और अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो हमारे पास ए सिंगल इनहेरिटेंस बन रहा है। और अगर आप इन दोनों को देखें कि डी ने सी को और डी ने बी को इनहेरिट किया, तो यहाँ पर हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस किया। मल्टी लेवल भी आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास इसकी एक हायरार्की भी बन जाती है। तो ये जो हमारे पास फिगर बनी, ये हमारे पास एक हाइब्रिड टाइप की बन गई। हुआ क्या कि एक क्लास ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, या तीसरे ने या दरमियान में क्लास ने
डबल इनहेरिटेंस कर लिया, मतलब एक क्लास को एक जगह भी इनहेरिट किया और दूसरी जगह भी किया। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि क्लास ए जो है उसको इनहेरिट किया बी ने भी और सी ने भी, फिर बी को डी ने इनहेरिट किया और डी ने सी को भी इनहेरिट किया। तो हमारे पास ये जो मॉडल बन जाता है हम इसको बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इसका सिंटैक्स बड़ा सिंपल है। लेट्स से ए को इनहेरिट किया बी ने, जैसे आपको यहाँ पे शो आ रहा है। इनहेरिटेंस के दूसरी तरह हम लोग जो सिंबल है वो यूज़ करते हैं कोलोन। विजिबिलिटी मोड या आप कुछ लोग इसको एक्सेसिबिलिटी मोड बोलते हैं, वो अकॉर्डिंगली आप लगा देंगे। इसी तरह क्लास सी ने बी जो है वो ए को इनहेरिट कर दिया, तो मतलब ए क्लास जो है वो बी और सी के अंदर इनहेरिट हुआ। आगे फर्दर मूव करें तो डी ने बी को इनहेरिट किया और साथ साथ में उसने सी को भी इनहेरिट किया, मतलब डी ने बी और सी को इनहेरिट किया, जैसे कि फिगर में आपको नजर आ रहा है। बी और सी ने ए को इनहेरिट किया और डी ने बी और सी को इनहेरिट किया। तो हमारे पास जो मॉडल बन रहा है उसमें सिंगल भी इनहेरिटेंस भी है। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है सिंगल इनहेरिटेंस है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सिंगल इनहेरिटेंस है। और अगर आप इस लेवल पे चेक करें ए को मतलब यहाँ पर ए बी और डी, ए बी और डी, तो ये आपका मल्टी लेवल बन रहा है। जैसे यहाँ पर फिगर में आपको आसान से समझ आ जाती है कि ए बी और डी ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और अगर आप यहाँ से देखें बी सी को हमने डी में इनहेरिट किया तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मतलब मोर देन वन पेरेंट क्लासेस हैं यहाँ, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा था कि इसमें हम एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन्वॉल्व हो जाती हैं, सिंगल भी, मल्टी भी, मल्टी लेवल और मल्टी इनहेरिटेंस, हायरार्की भी हो जाती है अगर हम इसको फर्दर और एक्सटेंड करें तो ये हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब आप इसकी प्रोग्रामिंग पे आप इसके थोड़ी देर बाद जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि प्रॉब्लम कैसे बन जाती है। उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं, कुछ लोग इसको डेडली डायमंड भी बोलते हैं। ठीक है, समटाइम रेफर टू एज ए डेडली डायमंड। कुछ लोग इसको डिस इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, डिस इनहेरिटेंस is an ambiguity that arises when two classes B and C inherit from A and class D inherit from B and C। एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक मसला क्रिएट हो जाता है जब आप लेट से क्लास B और C को इनहेरिट करते हैं फ्रॉम A, मतलब A को दोनों में इनहेरिट करते हैं और इसी तरह D के अंदर आप B और C को इनहेरिट करते हैं, जैसे आपको फिगर में मैंने आपको दिखाया, इस फिगर में नजर आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है वो समझने वाली चीज़ है, वो मैं आपको यहाँ पे कोशिश करता हूँ समझाने की, और फिर प्रोग्रामेटिकली भी इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी, मैं यहाँ से आपका पेन पिक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपने इस प्रॉब्लम को समझना है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ से फिगर से भी समझा सकूँ और फिर वो प्रोग्रामेटिकली भी आपको बड़ी आसानी से कोशिश करूँगा समझाने की। लेकिन अगर आप फिगर से समझ गए तो वहाँ प्रोग्रामेटिकली आपको समझाना बहुत आसान हो जाएगा। लेट्स से हमारे पास हमने इनहेरिटेंस बिल्कुल इसी तरह की है कि क्लास ए को इनहेरिट किया बी ने भी और क्लास ए को इनहेरिट किया सी ने भी। इसी तरह क्लास बी मतलब क्लास डी जो है उसने इनहेरिट किया बी को भी और सी को। लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं ओ बी के नाम से, और वो ऑब्जेक्ट बिलोंग कर रहा है डी क्लास से। ठीक है, और उससे पहले हमने हर क्लास के अंदर एक एक वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप जो है ना वो डिक्लेरेशन कर दी। क्लास ए के अंदर हमने डिक्लेयर किया ए को, क्लास बी के अंदर हमने डिक्लेयर किया इंटीजर बी, और क्लास सी के अंदर हमने डिक्लेयर किया इंटीजर सी, और क्लास डी के अंदर हमने इंटीजर की जो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया वो है इंटीजर डी। अब मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन सुनने के बाद आप बेशक मेरी वीडियो पॉज करके पहले सोचें और उसके बाद मुझे इसका आंसर करें, या जो मैं आंसर दूं उसके साथ मैच करें अपना आंसर। क्वेश्चन सिर्फ सिंपल ये है कि जब हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं
तो ऑब्जेक्ट की रिजर्वेशन हो जाती है, और वो रिजर्वेशन डिपेंड करती है, हम सबको पता है कि क्लासेस के अंदर जितने हमने डिक्लेरेशन की होती है, जो डेटा मेंबर्स होते हैं उसकी डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर हमने क्लास डी, जो ऑब्जेक्ट है बिलोंग कर रहे क्लास डी से, तो उसके अंदर एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, लेकिन क्लास डी जो है वो कनेक्टेड है बी के साथ भी और सी के साथ भी। इसी तरह वो कनेक्टेड है इनडायरेक्टली क्लास ए के साथ भी। और चारों क्लासेस में इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, इसको कितनी मेमोरी या कितने बाइट्स उसके लिए रिजर्व हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास यहां पर क्योंकि 4 वेरिएबल्स हैं तो इंटीजर हमारे पास 4 बाइट्स, तो टोटल 4, तो 16 बाइट्स आपके आ जाते हैं। ये मैक्सिमम आप में से यही आप मुझे आंसर करेंगे या कर सकते हैं, लेकिन आप लोग गलत, अगर आपका ये आंसर है तो ये गलत है। मैं आपको कोशिश करता हूं यहां समझाने की कि ये हमारे पास 16 कैसे नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा है। लेट्स सी, अगर आप यहां पे देखिए क्लास डी के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है, हमने उसको लेट से सर्कल से किया तो वो 4 बाइट्स का आ गया। इसी तरह क्लास डी जो है वो कनेक्टेड है क्लास बी के साथ, तो हमारे पास 4 बाइट्स और आ गए। ठीक है, हमारे पास टोटल 8 बाइट्स आ गए। इसी तरह क्लास बी जो है वो कनेक्टेड है क्लास ए के साथ, तो हमारे पास 4 बाइट्स और आ गए, तो 12, टोटल 12 हो गए। इसी तरह अगर आप यहां से देखें क्लास डी सी के साथ भी तो कनेक्टेड है, तो हमारे पास 4 बाइट्स और आ गए, तो टोटल हो गया हमारे पास 16 बाइट्स। लेकिन अगर आप यहां पे देखें सी क्लास जो है, क्लास सी इज आल्सो कनेक्टेड विद द क्लास ए। हालांकि एक दफा हम ए को या ए के डेटा मेंबर को हम काउंट कर चुके हैं, लेकिन वो हमने रेफर किया था फ्रॉम बी, क्योंकि वो हम बी से कनेक्टेड थे। यहां पर क्योंकि ये सी से कनेक्टेड है, तो हमारे पास जो रेफरेंस बन रहा है वो डी सी के साथ कनेक्टेड है और सी जो है वो ए के साथ कनेक्टेड है। तो यहां से आप एक और रिजर्वेशन करते हैं थ्रू सी, तो हमारे पास टोटल 5 बन जाते हैं, और हर एक का 4 बाइट्स है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो टोटल बनते हैं आपके 20। तो आपका जो सही आंसर है वो 20 बनता है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी कि हमारे पास ये जो रिजर्वेशन है इन वेरिएबल्स की, जो हम लोग ऑब्जेक्ट की जो रिजर्वेशन होगी मेमोरी लोकेशंस, वो कितने बाइट्स की होगी, तो बजाय 16 के वो हमारे पास होगी 20 के। 20 कैसे होगी मैं दोबारा एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। ये प्रोग्रामेटिकली मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा कि हमारे पास क्लास डी का जो वेरिएबल है 4 बाइट्स उसके हो गए, फिर डी जो है बी के साथ कनेक्टेड है उसके 4 बाइट्स हो गए, फिर बी कनेक्टेड है ए के साथ। ठीक है, तो हमारे पास 4 बाइट्स वो हो गए, टोटल 12 हो गए। फिर इसी तरह डी जो है सी के साथ कनेक्टेड है, तो सी का भी काउंट करेंगे, तो सी में भी 4 बाइट्स हैं, मतलब इंटीजर सी है, तो 4 बाइट्स आ गए, टोटल 16 हो गए। लेकिन फर्दर अगर आप यहां पे देखें सी इज आल्सो कनेक्टेड विद द ए। मैं दोबारा बता दूं, ए को हम एक दफा काउंट कर चुके हैं, लेकिन वो अलग सा, वो क्योंकि हमने यहां पर क्लास बी कनेक्टेड था ए के साथ, तो विद द रेफरेंस ऑफ बी हम लोग ए को काउंट कर चुके थे। अब यहां पर हम लोग विद द रेफरेंस ऑफ सी, क्योंकि ए कनेक्टेड है सी के साथ भी, तो यहां पर फिर से हम लोग ए का जो डेटा मेंबर है उसको, उसका साइज जो है काउंट करेंगे, तो टोटल हमारे पास 20 बाइट्स बन जाते हैं। तो ये हमारे पास सही वाला आंसर है। लेट्स सी, इसी चीज को हम लोग दोबारा देखते हैं, यही हमारा प्रॉब्लम है कि यही यहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामेटिकली आपको मैं दिखा देता हूं। लेट्स सी, हैश इंक्लूड IOStream
यूजिंग नेम स्पेस std, लेट्स से क्लास मैंने ए लिया और उसके अंदर मैंने क्या किया कि इंटीजर ए डिक्लेयर किया पब्लिक। स्पेसिफायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक स्पेसिफायर लिया और इंटीजर ए लिया। लेट से मैंने क्लास बी लिया और उसके अंदर हमने क्या किया कि क्लास बी के अंदर क्लास ए को इनहेरिट किया और क्लास बी का एक पब्लिक मेंबर हमने लिया, डेटा मेंबर इंटीजर टाइप बी। इसी तरह हमने क्या किया, क्लास सी लिया, वहां पे इनहेरिट किया किसको, ए को ही इनहेरिट कर रहे हैं। आई होप आपको फिगर जो है वो याद है, तो आपको इनहेरिटेंस करने में आसानी होगी। अगेन पब्लिक मेंबर ले रहे हैं, पब्लिक इंटीजर सी, ठीक है। और उसके बाद हमने लिया क्लास डी और डी में हमने क्या किया, डी जो है वो सी से भी कनेक्टेड था और बी से भी कनेक्टेड था। तो पहले हम इसको बी से कनेक्ट करते हैं, पब्लिक बी से कनेक्ट करते हैं इसको, और सॉरी क्योंकि मल्टीपल है तो कॉमा, फिर हमने पब्लिक फिर से इनहेरिटेंस किया, पब्लिक इनहेरिटेंस की हम कर रहे हैं और हमने सी को भी यहाँ से कनेक्ट किया। तो इसके अंदर भी हमारे पास एक पब्लिक डेटा मेंबर है इंटीजर डी। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रही है कि हमने क्लास ए लिया, उसके अंदर एक इंटीजर टाइप लिया, फिर ए क्लास को हमने बी के अंदर इनहेरिट किया और ए को हमने सी के अंदर इनहेरिट किया और दोनों के अंदर हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल जो हैं अलग अलग से बी और सी डिक्लेरेशन उसकी कर दी। फिर क्लास डी की जो है उसमें हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस की, मतलब बी और सी को हमने इनहेरिट किया डी के अंदर। डी का अपना भी एक डेटा मेंबर है जो है इंटीजर डी। अब आते हैं मेन फंक्शन में। रिटर्न 0। अब मेन फंक्शन में हम क्या करते हैं, लेट्स सी, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम क्लास डी का क्रिएट कर रहे हैं ओ बी के नाम से, लेट से। अब हम लोग यहां पर चाहते हैं कि हमारे पास साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अब क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट हमने यहां पे डिक्लेयर किया जो क्लास डी से बिलोंग कर रहा है उसका साइज क्या होगा। सो लेट्स सी, हम यहां पे प्रिंट करते हैं, यहां लिख लेते हैं, लेट्स से पहले मैं लिख लेता हूं साइज ऑफ माई ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं साइज ऑफ, बिल्ट इन फंक्शन, और उसके रेफरेंस मतलब एज ए पैरामीटर हम उसको अपना ऑब्जेक्ट सेंड कर देंगे ओबीजे, सॉरी ओ बी इसका नाम है हमारे ऑब्जेक्ट का। हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है साइज ऑफ, उस फंक्शन के को एज ए आर्गुमेंट हम अपना ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे तो वो हमें ऑब्जेक्ट का साइज बता देगा। तो लेट्स सी हम इसको कंपाइल करते हैं। पहले इसको सेव करना पड़ता है हाइब्रिड, ठीक है, मैंने इसका नाम रखा हाइब्रिड। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि मैंने यहाँ को गलती की है, लेट्स से सेमी कॉलन यहाँ पे मिसिंग है। दोबारा से इसको कॉल करते हैं, कंपाइल किया सॉरी, तो 0 एरर 0 वार्निंग। अब इसको रन करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो 20 है। कैसे 20 है मैंने आपको समझाने की कोशिश की फिगर से कि आप कैसे यहाँ पर वो 20 बन जाता है, क्योंकि आपका क्लास डी जो है वो सी बी और सी से कनेक्टेड है, सी ए के साथ कनेक्टेड है, बी ए के साथ कनेक्टेड है। तो हमारे पास जो ए का डेटा मेंबर होगा वो 2 दफ़ा काउंट होगा, मतलब उसका साइज जो है हम 2 दफ़ा काउंट करेंगे। तो हमारे पास जो साइज है वो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो 20 ओवरऑल बन जाता है। ओके, तो इसके बाद हम लोग
थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, क्योंकि हमारे पास जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। वो है हमारे पास के डायमंड प्रॉब्लम क्या चीज़ है। तो एक तो मैंने आपको ये कहा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या होगा। तो वो साइज़ जो आप सोच रहे थे वो लेट्स से 16 बाइट्स, वो नहीं था, हमारे पास 20 बाइट्स हुआ, क्योंकि हमारे पास क्लास बी और क्लास सी जो है, क्लास बी से भी हम ए को एक्सेस करते हैं, क्लास ए को, और क्लास सी से भी हम ए को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से जब हम रेफर करते हैं तो हम बाइट्स, नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, मतलब डिक्लेरेशन हमारे पास ज़्यादा हो जाती है। इस चीज़ को हम ज़रा इस तरह भी समझते हैं। लेट से हम क्लास ए का जो डेटा मेंबर है, क्लास ए, आई होप आपको याद होगा कि क्लास ए का जो डेटा मेंबर है इंटीजर ए, ठीक है, हम इसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हैं, मसलन ओ बी डॉट, ठीक है, ए। एक्सेस तो कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ बी एंड सी। और इस ए को हमने जब कॉल किया तो हमने इसको वैल्यू दी लेट से 100, और अब हम चाहते हैं कि हम इस ए को प्रिंट करें। ए इज इक्वल टू, ठीक है, ओ बी डॉट ए, क्योंकि कॉल करना पड़ता है आपको, और एंड ऑफ अ लाइन। हमने क्या किया, पहले ए को कॉल किया, उसको एक वैल्यू असाइन की, और उसके बाद ए को फिर से कॉल किया ताकि हम उसकी वैल्यू को देख सकें कि उसमें कौन सी वैल्यू, वो वैल्यू स्टोर हुई कि नहीं हुई। तो लेट्स सी, हम इसको कंपाइल करते हैं। जब हमने कंपाइल किया तो वहाँ पर आपका जो कंपाइलर है वो यहाँ पे आपको एरर दे रहा है। एरर किस चीज़ का दे रहा है, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, एरर वो आपको बड़े मज़े का दे रहा है, आपने इसको ज़रा समझना है। वो कह रहे हैं कि मेंबर ए जो है वो एम्बिगुअस है। वो एम्बिगुअस किस वजह से है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ए, आप किस ए की बात कर रहे हैं, इंटीजर ए जो क्लास ए से बिलोंग कर रहा है, क्या वो ए जो क्लास ए से बिलोंग कर रहा है। तो दोनों जगह वो रेफर कर रहा है कि क्या वो ए जो स्मॉल ए है, इंटीजर ए जो क्लास ए से बिलोंग कर रहा है, और फिर दूसरी लाइन में ये पूछ रहा है कि क्या वो इंटीजर ए जो क्लास ए से बिलोंग कर रहा है। तो दोनों का तो हमारा मकसद सेम है, दोनों वही ए है जो क्लास ए से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन कंपाइलर को क्योंकि ये चीज़ समझ नहीं आ रही, वो एम्बिगुअस है। उसने यहाँ पे आपको बता दिया कि उसको एक एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी उसको ये है कि वो ए जो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ओ बी ऑब्जेक्ट जो डी क्लास का है, तो डी क्लास में आपको यहाँ फिगर से समझा दूँ, इस डी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका इस साइड से भी आप इसको रेफर कर सकते हैं, मतलब आप क्लास बी से भी उसको उस तक पहुंच सकते हैं, और वहां तक आप क्लास सी से के थ्रू भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास यहां पर दो ए रेफर हो रहे हैं, इंटीजर ए जो हमने डिक्लेरेशन किया था, आई होप आपको याद होगा। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास आप कौन सी ए की बात कर रहे हैं, जो आप डी बी और ए इस रास्ते से आए थे या आ रहे हो, या डी सी ए उस साइड से आ रहे हो, किस रेफरेंस से आप इस ए की वैल्यू चेंज कर रहे हो या इनिशियलाइज कर रहे हो और फिर उसके बाद प्रिंट भी कर रहे हो। तो वो 100 जो है वो किस ए को दे, जो रेफर टू बी हो रहा है या रेफरेंस टू सी हो रहा है। तो उसको यहां पर कंफ्यूजन हुई है। इस कंफ्यूजन या इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। आई होप आपको इस वेरिएबल के डिक्लेरेशन से समझ आ गई होगी कि हम किस ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको यहां से जो है ना वो कमेंट कर देते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ आ गई कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रहा है। हमने ए को इनिशियलाइज किया और फिर ए को प्रिंट कर दिया उसी ऑब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट डी का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको एक एरर आया कि वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर एम्बिगुअस हूँ। कौन, कंपाइलर कह रहा है, क्योंकि कंपाइलर वही करता है जो उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है, उसका जो कंपाइलर, उसके जो कंपाइलर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है वो वही फॉलो कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं तो एक्सेसिबल हूँ फ्रॉम डी बी ए से भी कर सकता हूँ, और फिर मैं एक्सेसिबल हूँ डी सी ए के थ्रू। तो आप किस रेफरेंस से आप मेरे पास ये वैल्यू चेंज कर रहे हो या इनिशियलाइज कर रहे हो या प्रिंट कर रहे हो। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम।
अब इस डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले हम एक छोटा सा काम और भी कर लेते हैं। लेट्स सी, मैं यहां पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूं। लेट्स से void ftn1 फंक्शन के थ्रू भी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और यहां पर मैं एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करता हूं, सी आउट लेट्स से एंड ऑफ अ लाइन, दिस इज ftn1। ठीक है, ft1। इसी फंक्शन को मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, लेट्स से कंट्रोल C, ताकि हमारे टाइम का, हम ज़रा टाइम की बचत करें। कंट्रोल V, यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम चेंज किया, जो क्लास B के अंदर है वो ftn2 हुआ। फिर हमने इसके अंदर भी चेंज किया ftn2। फिर इसी तरह हमने क्लास C के अंदर भी इस फंक्शन को पेस्ट किया और फंक्शन का नाम हमने रखा ftn3। यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं ftn3। इसी तरह क्लास D के अंदर भी हमने इसको प्रिंट किया, मतलब पेस्ट किया, सॉरी, और इसका हमने नाम दिया 4। यहाँ पे हमने इसको किया 4। अब एक तो मैंने आपको डेटा मेंबर्स के थ्रू समझाया कि अगर लेट से क्लास A का अगर मेंबर है, डेटा मेंबर, उसको आप इनिशियलाइज करते हो तो वहां पर एक एम्बिग्विटी क्रिएट होती है कंपाइलर की तरफ से, कि आप जब A इनिशियलाइज करते हो तो ये A जो है आप किस रेफरेंस से इनिशियलाइज कर रहे हो, B के थ्रू या C के थ्रू, वो आपको समझ आ गई, जिसे हम लोग डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं। अब मैंने दूसरी ट्राई ये की कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। मैंने क्लास A के अंदर भी फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने रिटर्न टाइप रखा void, फंक्शन का नाम रखा ftn1। मुझे आर्गुमेंट्स नहीं, मतलब पैरामीटर्स नहीं चाहिए। फंक्शन के अंदर मैंने एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट किया। इसी तरह मैंने क्लास B के अंदर भी एक फंक्शन बनाया ftn2। इसी तरह क्लास C के अंदर भी एक फंक्शन बनाया ftn3, और इसी तरह हमने फंक्शन 4 भी बनाया। तो हायरार्की हमारे पास वही है जो हमने यहाँ पर इस फिगर में बना के दिया आपको, कि क्लास A के अंदर एक फंक्शन, क्लास B के अंदर फंक्शन, क्लास C के अंदर फंक्शन और क्लास D के अंदर फंक्शन। सो फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 एंड फंक्शन 4। अब मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन को मैं कॉल करूँ। लेट्स से हम इसको कॉल करते हैं OB डॉट। तो हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो सारे हम एक्सेसिबल हैं। तो लेट्स सी, फंक्शन नंबर 4 को मैं एक्सेस कर लेता हूँ पहले, जो क्लास D का है। उसके बाद ftn3 को मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं फंक्शन 2 को मैं कॉल कर लेता हूँ। लास्ट में हम लोग फंक्शन 1 को कॉल कर लेते हैं, जो क्लास A से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब याद रखना कि फंक्शन 1 को कॉल कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ OB, और OB किसका ऑब्जेक्ट है, D का, फंक्शन 3, 2 और 1 को। अब याद रखना, जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फंक्शन को कॉल करते हैं इनहेरिटेंस में, तो हमारे पास एक टर्म यूज किया जाता है स्टैटिक बाइंडिंग, या आप इसको कह सकते हैं अर्ली बाइंडिंग। लेट्स से मैं यहां पे लिख भी लेता हूं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे आपके लिए लिख लूँ कमेंट्स में, हम इसको या तो स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं या हम उसको बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग, या कुछ लोग इसको कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी बोलते हैं, कंपाइलेशन टाइम बाइंडिंग, कंपाइल टाइम, कंपाइलर बाइंडिंग कह देते हैं, लेट्स सी। लेकिन नॉर्मली हम उसको स्टैटिक बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि लेट से हमारे पास जो ftn4 है वो ऑलरेडी इस ऑब्जेक्ट को पता है, कंपाइलर को पता है, सॉरी, कि ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। कि मतलब जब इस लाइन को या इस फंक्शन को मैं इन्वोक करूं तो ये फंक्शन बिलोंग करता है आपके इस क्लास D के अंदर। इसी तरह जब क्लास ftn3 को जब मैं कॉल करूंगा, मतलब इन्वोक करूंगा, तो ये यहाँ पर क्लास D में आएगा। D में नहीं अवेलेबल तो इसके पेरेंट क्लास में मूव करेगा। तो पेरेंट क्लास इसका क्या है, वो क्लास B है और क्लास C है। पहले वो B में आएगा, चेक करेगा B में है कि नहीं है, B में नहीं है। फिर उसके बाद क्लास C में आएगा, क्लास C में चेक करेगा क्या इसमें ftn3 है। तो ये पहले से हम अर्ली बाइंडिंग कर लेते हैं। कंपाइलर को पता होता है कि हमें ये फंक्शन कहाँ पर
कहाँ से कॉल करना होगा, कहाँ पे हमें बाइंड करना होगा। इसी तरह जब हम लोग क्लास फंक्शन नंबर 1 पे आएंगे, फंक्शन नंबर 1 सबसे पहले वो चेक करेगा डी के अंदर, डी में नहीं मिलता तो डी के पेरेंट्स में चेक करेगा, डी के पेरेंट्स में भी उसको नहीं मिलेगा तो इनके पेरेंट्स में वो चेक करेगा, जो कि क्लास ए है, मतलब बी का पेरेंट और सी के पेरेंट में चेक करेगा, तो उनके पेरेंट्स ए है, उसके पेरेंट में उसको ftn1 मिल जाएगा। लेकिन यहां पर बाइंड करते वक्त कंपाइलर को एक अगेन एम्बिग्विटी क्रिएट होगी उसको। लेट्स से इस फिगर को दोबारा समझाते हैं फिगर से, कि जब हम लोग ftn4 को कॉल कर रहे थे तो वो अर्ली बाइंडिंग कर लेता है, पहले से उसको पता होता है कंपाइलर को कि ये फंक्शन मुझे कहाँ मिलेगा। तो लेट्स से वो डी में मिल रहा है तो डी में से वो कॉल कर लेता है। लेट्स से अगर वो ftn लेट्स से 2 को कॉल करता है तो वो ftn2 जो है वो बी में मिलेगा उसको, तो पहले से वो बाइंड कर लेता है, उसको पहले से पता होता है। इसी तरह जब वो ftn3 में आता है तो पहले वो बी में चेक करता है, बी के पेरेंट्स में फिर चेक करेगा, तो लेट्स से उसको सी में मिल गया। लेट्स से अब जब ftn1 पे आएगा तो पहले वो अपने डी में चेक करेगा, क्योंकि डी उसका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट है, उसकी क्लास है। इसमें नहीं मिलता तो इसके पेरेंट्स में चेक करेगा, यहाँ पर तो ftn2 और ftn3 उसको मिल रहा है। फिर इनके पेरेंट्स में चेक करेगा, इनका पेरेंट एक ही है, वो है फंक्शन ए। तो ए में से जब ये बाइंडिंग करेगा आपका कंपाइलर, तो कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज होगा। कंफ्यूजन इसको या एम्बिग्विटी इसको ये होगी कि ये जो आप कॉल कर रहे हैं या इसको लेट से बाइंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो विद द रेफरेंस ऑफ बी मेरे पास आ रहे हैं या विद द रेफरेंस ऑफ सी मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि ये डी के साथ जो कनेक्टेड है वो डी के थ्रू, मतलब डी फिर बी और फिर ए के थ्रू आप मेरे पास इसको कॉल कर रहे हैं, या डी सी या ए के थ्रू मुझे कॉल कर रहे हैं। तो दोनों तरीकों से आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो जब इसको कॉल करते हैं तो ये बाइंडिंग नहीं कर पाता, क्योंकि वो कह रहा है कि अब एक से ज़्यादा रेफरेंस मेरे पास आ गए। तो लेट्स सी हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन इसकी कैसे होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ना वो 4 में एरर कर रहा है क्योंकि वो क्लियरली डी में अवेलेबल है, ना वो 3 में प्रॉब्लम कर रहा है, ना वो 2 में प्रॉब्लम कर रहा है। वो प्रॉब्लम कर रहा है फंक्शन ftn1 में जो बिलोंग करता है क्लास ए में। और ये क्लास ए जो है, इस यहाँ पर जो हमने ये हायरार्की बनाई है हाइब्रिड, ए जो है वो आपको हमेशा प्रॉब्लम करेगा जब भी आप अर्ली बाइंडिंग करेंगे। एरर क्या है, लेट्स सी मैं आपको एरर दिखा देता हूँ। फिर से वही एरर अगर आप देखें, एरर वही है कि वो कह रहा है कि ftn1 इज एम्बिग्वियस। यहाँ पर ftn1 जो है वो एम्बिग्वियस है। क्या आप उस ftn1 की बात कर रहे हैं जो ए से बिलोंग कर रहे हैं? क्या आप उस ftn1 की बात कर रहे हैं जो ए से बिलोंग कर रहे हैं? उसने 2 दफा ए को रेफर किया और वही ftn1 और ftn1 लिखा। ये फंक्शन एक ही है, क्लास एक ही है, लेकिन क्योंकि हम इसको एक्सेस 2 तरफ से कर रहे हैं, एक तो हम इसको सी की तरफ से कर रहे हैं रेफर और दूसरा बी की तरफ से रेफर कर रहे हैं। इस फिगर से आपको ज़्यादा समझ आएगी कि डी बी ए के थ्रू आप मेरे पास इसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, बाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, या आप इसको डी सी ए की तरफ से मुझे कॉल कर रहे हो। आपका रूट क्या है, आप किस तरफ से आ रहे हैं? क्योंकि 2 रूट्स बन रहे हैं, तो इन्वोकेशन में वो प्रॉब्लम कर रहा है, कॉलिंग में वो प्रॉब्लम कर रहा है, अर्ली बाइंडिंग में वो प्रॉब्लम कर रहा है। उस प्रॉब्लम को मैं दोबारा बता दूं, हम इसको बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। मैंने आपको फंक्शंस के थ्रू भी ये समझाने की कोशिश की कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या। मैंने डेटा मेंबर के थ्रू भी आपको बता दिया कि हमारे पास ये डायमंड प्रॉब्लम क्या है। अब ये होने के बाद जो आपने एक नया टर्म सीखा वो था अर्ली बाइंडिंग, या हम इसको स्टैटिक बाइंडिंग भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसको कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी बोलते हैं। कंपाइल टाइम बाइंडिंग, कंपाइलेशन टाइम बाइंडिंग या कंपाइल टाइम बाइंडिंग। तो ये आप अपने पास याद रख लें, आपको पता होना चाहिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका बहुत सिंपल सा है। सोल्यूशन इसका बहुत सिंपल है। इस फिगर में अगर आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा इसको, मुझे पेन चाहिए होगा। इस फिगर में अगर आप देख रहे हैं
तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक डायमंड टाइप बन रहा है, डायमंड। इस कोने ये हमारे पास ए, फिर बी, फिर यहाँ पे सी और यहाँ पर डी। प्रॉब्लम हमारे पास ये वाली क्लास कर रही है। ये क्लास इनहेरिटेड है यहाँ पर बी और सी में। तो ये लोग कहते हैं जब आप इस तरह की प्रॉब्लम डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को कॉल करते हो तो डायमंड प्रॉब्लम अराइज होगी। अब उसका सोल्यूशन क्या है? ये लोग कहते हैं वर्चुअल, हमारे पास वर्चुअल कीवर्ड, वर्चुअल का कीवर्ड आप यूज करेंगे। VIRTUAL, वर्चुअल का कीवर्ड आप लोग इसमें यूज करेंगे। कहां पर यूज करेंगे? क्योंकि प्रॉब्लम ए क्रिएट कर रहा है तो इसके जो चाइल्ड्स हैं यहां पर आप लिखेंगे वर्चुअल, और यहां इस क्लास के इनहेरिट करते वक्त आप लिखेंगे वर्चुअल का कीवर्ड। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके हाइब्रिड मॉडल में कहीं और भी आता है तो उनके चाइल्ड में आप लोग वर्चुअल का कीवर्ड यूज करोगे। लेट्स सी, मैं आपको यहां पर आपको थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली भी बता देता हूं। हमारा प्रोग्रामेटिक क्लास जो है वो क्लास ए है इस सिचुएशन में। तो ये लोग कहते हैं कि आप इनके जो चाइल्ड्स हैं जहां पर आप इनहेरिटेंस कर रहे हो, कोलोन के बाद आप वर्चुअल का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, या पहले आप पब्लिक कर लें यहां पे और उसके बाद वर्चुअल लिख लें, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इस तरह भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन ये है कि आपने वर्चुअल का कीवर्ड लगाना होगा क्लास बी, मतलब इसके चाइल्ड क्लास के इनहेरिटेंस में। और इसी तरह इसका दूसरा चाइल्ड है वो है क्लास सी, वहां पे भी आप वर्चुअल लगा देंगे। जैसे मैंने फिगर में आपको बताया कि जहां पर वो डायमंड बन रहा है तो क्लास ए के बी और सी इसके चाइल्ड है, तो दोनों जगह मैंने इनहेरिटेंस के साथ वर्चुअल का कीवर्ड यूज किया। अब इससे होगा क्या कि जो डायमंड आपका बन रहा था, लेट्स सी, जो डायमंड आपका शेप बन रहा था जहां पर ये वाली क्लास और ये वाली क्लास, अब ये वर्चुअल कीवर्ड लिखने से आप अब ना बी के थ्रू आप इसको एक्सेस करेंगे ना आप सी के थ्रू एक्सेस करेंगे। जो एम्बिग्विटी वो रिमूव हो जाएगी। कैसे रिमूव होगी? अब वो कहता है कि हमारे पास जो क्लास ए है वो क्लास डी के साथ वर्चुअली कनेक्ट हो जाएगा, वर्चुअली डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि क्लास ए जो है वो वर्चुअली पेरेंट क्लास है क्लास डी का। अब आप ना बी के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे और ना क्लास सी के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे। आप वर्चुअली क्लास ए जो है क्लास डी के अंदर इनहेरिट कर गए हैं। मतलब ये वर्चुअल बेस क्लास आपका बन गया, कौन सा? क्लास डी। तो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेट्स सी, अब इसको मैं रन करके देखता हूं, उम्मीद करता हूं अब इसमें कोई एरर नहीं होगा इंशाल्लाह। नो एरर्स, नो वार्निंग्स। तो लेट्स सी, हम इसको कॉल करते हैं। हमने पहले फंक्शन 4 को कॉल किया, लेट्स सी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है फंक्शन 4 कॉल्ड हुआ, फिर फंक्शन 3 को कॉल किया है, फिर 2 को कॉल किया है और फिर फंक्शन नंबर 1 को कॉल किया। तो हमने डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल कीवर्ड। मैं दोबारा बता दूं, वर्चुअल कीवर्ड आप वहां पर लगाएंगे जो पेरेंट क्लास आपको प्रॉब्लम करेगी। जहां पर इस तरह का प्रॉब्लम हो जैसे मैंने आपको यहां फिगर में समझाया, तो उनके चाइल्ड क्लास में जब आप इनहेरिट करते हो उसको, तो आप कोलोन के बाद वर्चुअल कीवर्ड लगा दें। तो फिर आपके पास जो लेट से इस सिचुएशन में क्लास डी जो है वो क्लास डी आपका वर्चुअली बेस क्लास, सॉरी, डिराइव क्लास बन जाता है क्लास ए का। या आप ये भी कह सकते हैं कि क्लास ए जो है वो अब पेरेंट क्लास है वर्चुअली क्लास डी का। सो हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल क्लास। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी जिसमें हमने हाइब्रिड इनहेरिटेंस को समझा,
और उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था डायमंड प्रॉब्लम, उसको समझने की कोशिश की, और उस डायमंड प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल कीवर्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।